Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हमने हमारी अतीत बुक स्टार्ट की थी जिसका हमने पार्ट नंबर 3 स्टार्ट कर रखा था, दिल्ली के सुल्तान। ठीक है, हमने इस चैप्टर में जाना कि दिल्ली जो थी वो 12वीं शताब्दी के अंदर एक महत्वपूर्ण शहर बनी। उससे पहले दिल्ली राजधानी नहीं थी। सबसे पहले वहां पर जैन व्यापारी आकर रहे, जिसके कारण दिल्ली ने व्यापार में इतनी उन्नति की। हमने फिर 5 वंशों के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से वंश के राजाओं ने वहां पर शासन किया। वे थे राजपूत वंश के, तुर्की वंश के, तुगलक वंश के, सैयद वंश के, खिलजी वंश के और लोधी वंश के शासकों के बारे में कि किस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे कर अपने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बेटा आपके यहाँ पर ना देखिए मस्जिद दे रखी है, मस्जिद के चित्र दे रखे हैं। देखिए आप ये कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का चित्र दे रखा है। कुव्वत अल इस्लाम जो मस्जिद है और ये उसकी मीनारें दिखा रखी हैं। देख रहे हैं मीनार, ये बड़े बड़े से स्तंभ खड़े हैं। ये बेगमपुरी मस्जिद का चित्र है, ये आपकी बेगमपुरी मस्जिद है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका दिखा रखा है मेरठ की मस्जिद, ये मेरठ की मस्जिद है। और ये जो है आपकी जमाली कमाली की मस्जिद है ये आपकी। ठीक है, मतलब मुस्लिम शासक आए तो मुस्लिम थे तो नेचुरली मंदिर के बजाय इस काल में जो मस्जिद बनाने का काम ज्यादा शुरू हुआ, क्योंकि मुस्लिम शासक थे तो मस्जिद ही बनाएंगे। तो ये कौन कौन सी मस्जिद बनी उस काल में? मोठ की मस्जिद है, जमाली कमाली की मस्जिद है, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद है और साथ ही साथ आपकी बेगमपुरी मस्जिद के चित्र यहाँ पर दिए गए हैं। ये कब, कहाँ और किसने बनाई ये भी इन चित्र के अंदर मेंशन किया गया है। जैसे कि आपकी ये जो मस्जिद है कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खलजी ने और विस्तार किया और 3 मीनार सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी बनाए। जो बेगमपुरी मस्जिद है यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपनाह में बनाई गई। जो मोठ की मस्जिद है वो सिकंदर लोधी के शासनकाल में बनवाई गई और जमाली कमाली की मस्जिद सन 1520 ईस्वी के आखिरी दिनों में निर्मित की गई। अब हम बात करते हैं खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और संकीर्ण नजदीक। हम इस पर आज बात करते हैं। नजदीक से एक नजर हम देखते हैं, काफी नजदीक से हम देखते हैं कि किस तरीके से खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन काफी ज्यादा फैलाव हुआ प्रशासन का। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदार और प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंत और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना पसंद करते थे। मतलब वो क्या करते थे, जो दिल्ली के सुल्तान विशेषकर जो इल्तुतमिश थे वो अपने सामंत और जमींदारों के स्थान पर अपने गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगाह कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवाओं के लिए ही खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाता और इन पदों पर काम करने के लिए उन्हें ट्रेन यानी उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाता था। चूंकि वे पूरी तरीके से अपने मालिक पर निर्भर थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास कर उन पर निर्भर हो जाते थे। आगे देखिए बेटा, खलजी और तुगलक शासक बंदगाह का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बिठाते रहे। अपने गुलामों का इस्तेमाल भी किया और निम्न वर्ग के लोगों को भी उन्होंने अपने राज्य में ऊंची पोजीशन दी। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए गए, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता फैलने लगी। ठीक है, उनकी जो पॉलिटिकल कंडीशन थी वो अस्त व्यस्त हो गई। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार तो थे मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। मतलब राजा के प्रति तो वफादार थे, लेकिन राजा के बाद जब उनका उत्तराधिकारी मतलब राजा का जो बेटा था, जो सुल्तान का जो बेटा था, जब वो शासक बनता तो उसके प्रति वो वफादार नहीं थे, वो विद्रोह कर देते थे। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को काफी गहरा धक्का भी लगता है
और फारसी के तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बिठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की। जो तवारीख के लेखक थे उन्होंने निचले लोग, नीचे खानदान के जो लोग थे और जो गुलाम थे, जब उन्हें ऊंचे पदों पर बिठाया गया तो इसकी उन्होंने आलोचना की कि राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले वाले सुल्तानों की तरह ही खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। उन्होंने एक एक पार्ट इन सूबेदारों को दे दिया और ये जो पार्ट था वो इक्ता कहलाता था और जो उस इक्ता का मालिक था उसे इक्तादार भी कहते थे। और इन्हें संभालने वाले जो अधिकारी थे, जो अधिकारी वहां नियुक्त किए गए कि वो जमीन के इस पार्ट जिसे इक्ता कहा गया इस पर कंट्रोल करेंगे, इसकी निगरानी करेंगे, यहाँ से लोगों से कर वसूलेंगे, उसे इक्तादार या फिर मुफ्ती कहा जाता था। मुफ्ती का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करे और अपने इक्ते में यानी कि अपने इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखे। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व वसूली करते थे। वेतन चाहिए था, राजा वेतन नहीं देता था, वो अपने ही इलाके से कर कलेक्ट करते थे और राजस्व के रूप में मिली रकम से वो अपने सैनिकों को तनख्वाह देते थे। जो सैनिक टुकड़ी उन्होंने रखी उनको भी तनख्वाह देते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका था उनका पद वंश परंपरा से न चले और कोई भी इक्ता थोड़े समय के लिए ही मिले जिसके बाद उसका स्थानांतरण कर दिया जाए। कह रहे मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि मुफ्ती जो लोग जिन्हें मुफ्ती बनाया गया या उस इक्ते का मालिक इक्तादार बनाया गया उन पर कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका राजा ने ये निकाला कि थोड़े थोड़े समय में उनका ट्रांसफर कर दिया जाए। मतलब जरूरी नहीं है आज एक इक्तादार यहाँ पर है, हो सकता है कि वो यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि वो राजा के प्रति विद्रोह कर दे। तो राजा ने क्या किया कि थोड़े थोड़े समय के बाद उनका स्थानांतरण किया और जो उनका पद था वो वंशानुगत भी नहीं रखा। वंशानुगत मतलब पिता के बाद पुत्र को मिलने वाला पद। मतलब जब वो इक्तादार की मृत्यु हो जाती तो ऐसा नहीं कि उसका बेटा ही इक्तादार बनता, ऐसा नहीं था। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन काल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब किताब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी भी नियुक्त किया गया कि मुफ्ती लोगों से कितना कर कलेक्ट कर रहा है, क्या उसका वो सही इस्तेमाल कर रहा है या नहीं, क्या उसे राजकोष में सही भाग उसका जमा करा रहा है या नहीं। इसके लिए उन्होंने एक लेखा अधिकारी भी नियुक्त किया। वे इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले, तय संख्या के अनुसार ही सैनिक रखे। मतलब उस इक्तादार या मुफ्ती की शक्ति ज्यादा ना बढ़ जाए, इसीलिए जितनी सैनिकों की संख्या राजा ने सुल्तान ने तय की है वो उतने ही सैनिक रखे और जितना कर निश्चित किया गया है उससे 1 रुपया भी वो फालतू कर लोगों से ना वसूले। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंत और अमीर जमींदारों को अपनी सत्ता के आगे झुकने के लिए बाध्य कर दिया। कह रहे जब दिल्ली के सुल्तान जो थे आंतरिक इलाकों को भी उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया। बाहरी इलाके तो थे ही उनके अधिकार में, लेकिन जब आंतरिक अधिकारों को भी उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया तो उन्होंने वहां के भूस्वामी, सामंत और अमीर जमींदारों को अपनी सत्ता के आगे झुकने के लिए मजबूर कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। मतलब जो भी कर वसूल किया जाएगा उसका पूरा का पूरा लेखा जोखा, कितना कर वसूल किया जाएगा वो सब राजा के नियंत्रण में था। स्थानीय सामंत से कर लगाने का अधिकार भी छीन लिया गया। जो वहाँ के स्थानीय सामंत थे उन इलाकों के, वो जो लोगों पर कर लगाते थे वो अधिकार भी उनसे छीन लिया गया, बल्कि उन्हें भी कर चुकाने के लिए बाध्य कर दिया गया सरकार द्वारा। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। जो पुराने सामंत थे और जमींदार थे तो अब उनसे ये अधिकार छीन लिया गया तो वो राजा के यहाँ नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। एक पहला कर कृषि पर लगाया जाता था, खेती पर, जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। मतलब जितना किसान अनाज का उत्पादन करता है उसका 50% उसे कर के रूप में यानी आधा भाग उसे कर के रूप में देना होता था। दूसरा कर है मवेशियों पर यानी कि अपने जानवरों पर कर लगाया और तीसरा कर था घरों पर। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों पर नियंत्रण करना
बहुत कठिन था कि सुल्तान तो दिल्ली में बैठा है और वहां से बंगाल पर कैसे नियंत्रण करे, ये बहुत कठिन था। और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही यह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया और यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें पैठन में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। पैठने में मतलब उन घने जंगल थे जिसके कारण आक्रमणकारी अपनी सेनाओं को छुपा सकते थे। ठीक है, गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगल वाले ऐसे क्षेत्र थे। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया और क्योंकि राजा से बगावत की, जंगल था, जंगल में बहुत अधिक सैनिक छुप जाते थे जिसके कारण राजा के द्वारा वहां पर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, परंतु वह अधिकार कुछ समय के लिए ही रहता। उसके बाद वो स्थानीय अधिकारी फिर से अपना वहां पर शासन स्थापित कर लेते थे। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1229 ईस्वी में उत्तरी पूर्वी ईरान में ट्रांस अक्सानिया यानी कि जो अब आधुनिक उज्बेकिस्तान है उस पर हमला कर दिया। इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। मतलब 1229 ईस्वी में क्या हुआ, चंगेज खान एक मंगोल शासक था, चंगेज खान के नेतृत्व में जो मंगोल लोग थे उन्होंने ईरान में ट्रांसानिया पर अपना हमला बोला और इसके शीघ्र बाद ही उन्होंने दिल्ली पर अपना हमला बोला और लगातार दिल्ली के जो शासकों को उनके धावों को झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी और इतनी विशाल सेना को संभालना उनके लिए एक बहुत भारी चुनौती का सामना करना पड़ा क्योंकि मंगोल उन पर बार बार आक्रमण कर रहे थे। उस आक्रमण को झेलने के लिए, उस आक्रमण को दबाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी सेना रखी, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। ओके।